एडिक्वेट ऑक्सीजन, प्रॉपर एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड का उचित मात्रा में इस्तेमाल और एंटीकोगुलेशन का यूज करके साथ में सपोर्टिव थेरापी। ये इलाज बहुत ही फिक्स है। इन इलाजों को एक फिक्स्ड और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत शामिल करके मरीजों को काफी मदद की जा सकती है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और मैं हूं मनीष। जैसा कि आप लोगों को पता होता है, मैं हमेशा आपके लिए जरूरी खबरें लेकर आता हूं। आज भी आपके स्वास्थ्य से संबंधित खबर लेकर आया हूं। साथियों, ये कोरोना के महामारी का दौर चल रहा है। इस दौर में हर कोई अपने आप को समेटने की कोशिश कर रहा है, सामाजिक दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि सही भी है। पूरा विश्व कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है और मौत के साये में है, या यूं कहें कि रोग के साये में है, बीमारी के साये में है, डर के साये में जी रहा है, डर डर के जी रहा है। लेकिन इस महामारी के दौर में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने की मानवता की मिसाल पेश की है। लेकिन आज हम बात करेंगे डॉक्टरों की। जी हाँ साथियों, कोरोना के इस भयंकर महामारी के दौर में मानवता को बचाने के लिए डॉक्टरों ने खुद को झोंक दिया है, सर्वस्व निछावर कर दिया है मानवता की सेवा के लिए। फिर भी कोरोना को लेकर लोगों के बीच में कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह के शंकाएं हैं। उसे लेकर आज तक आपका जो भी शंका है, वो सारी शंका इस वीडियो के जरिए समाप्त होने वाली है। साथियों, कोरोना के बारे में A to Z जानकारी, एक एक चीज की जानकारी बारीकी से औरंगाबाद, बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी माननीय डॉक्टर जन्मजय कुमार जी ने दिया है। एक एक बात को बहुत ही बारीक तरीकों से उन्होंने बताया है। साथियों, यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप चिकित्सा क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो यह आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए देखते हैं कि डॉक्टर जन्मजय कुमार जी क्या क्या कहते हैं। सभी सम्मानित साथियों को जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो लोग कोरोना के इलाज में सहयोगी हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हों, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे वो कर्मचारी, अधिकारी या पदाधिकारी हों, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना केयर में, कोरोना के इलाज में दिल से लगे हैं और एक जज्बे के साथ लगे हैं, उन सबको डॉक्टर जन्मेजय का सल्यूट एवं अशेष आभार। साथियों, आप सबको ज्ञात है कोरोना एक वैश्विक महामारी है और आप जानते हैं कि एक स्वास्थ्य की समस्या है, लेकिन इसके साथ साथ कई अन्य प्रकार की समस्याएं भी अपने साथ लेकर के आया है। हम सब जानते हैं कि हमें हमेशा संसाधनों की कमी से गुजरना पड़ता है। इस स्वास्थ्य समस्या को, विशेष करके इस सेकेंड फेज ऑफ कोविड जिसे हम कह रहे हैं, इस समस्या से निपटने के लिए हम सब वाकई में साधन और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि तमाम भ्रांतियों को दरकिनार करके अपने साधनों और संसाधनों को, जो हमारे पास सीमित मात्रा में है, उनको हम सही जगह लगाएं, यानी कि कोरोना से ग्रसित उन व्यक्तियों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, या कहें कि जिन्हें अति आवश्यक है। हम अपने संसाधनों को बचाने में जितना कुछ भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है सही मरीजों की पहचान कर पाना कि किन्हें किन चीजों की जरूरत है, किन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, किन्हें एंटीबायोटिक चाहिए, किन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड चाहिए, या किन्हें इलाज का कौन सा भाग या कौन सा हिस्सा चाहिए, ये हमें तय करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम ईमानदार और निष्ठावान होकर के सभी मरीजों का अच्छे से मूल्यांकन करें, ताकि उनकी वास्तविक स्थिति से हम अवगत हो सके। इसलिए हम अपने संसाधनों के मद्देनजर हम अपने ट्रायल सिस्टम को, यानी कि मरीजों के पहचान को, उनके मूल्यांकन को, उनको बांटने के लिए कि कौन माइल्ड है, कौन मॉडरेट है, कौन सीवियर है, इसके लिए हम एक तंत्र खड़ा करें। हम एक सिस्टम बना करके ही ऐसे मरीजों को पहचान सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर के कई प्रकार की दुविधाएं हैं और कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। लोग कोरोना बीमारी के गंभीरता को न समझते हुए अपने घर पर ही इसका इलाज करा रहे हैं, कई बार नीम हकीम से इलाज करा रहे हैं, और कई बार तो बहुत गंभीर बीमार होने की स्थिति में भी समय पर अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं। हम जानते हैं कि साधन संसाधन की कमी तो एक तरफ है, दूसरा लोगों की नासमझी या लोगों की लापरवाही या इस बीमारी को गंभीरता से न लेना प्राणघातक सिद्ध हो रहा है। इसलिए आज हम कुछ बहुत ही गंभीर विषयों को बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से हम छूने की कोशिश करेंगे, जिसके बदौलत हम
बीमारी को या कहें कि मरीजों की स्थिति को हम माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की स्थिति में रख सकते हैं। और जब हमें यह ज्ञात हो जाए कि कौन सा मरीज ये माइल्ड स्थिति में है या फिर मॉडरेट है या फिर सीवियर कंडीशन ऑफ द इलनेस में है, तो वो अपना उचित इलाज समय पर ले सके और कुछ जरूरी जांच करा सके। ये जो प्रोटोकॉल है या ये जो एसओपी है, ये उन लोगों के लिए भी है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, एडिशनल पीएचसी यानी कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में, रेफरल हॉस्पिटल में, अप टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोगों का केयर कर रहे हैं, कोरोना के मरीजों का असेसमेंट कर रहे हैं और उनके इलाज को एस्केलेट कर रहे हैं या डाउनग्रेड कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि इस संकट भरे दौर में सबसे जरूरी बात क्या है और किस प्रकार से मरीजों का प्रॉपर असेसमेंट हो सके। तो असेसमेंट को लेकर के ही मेरी सारी जो फोकस है वो है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती है मरीजों का मूल्यांकन करना और मूल्यांकन के आधार पर ही उनको माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरी में क्लासिफाई कर पाना। जैसा आप जानते हैं कि माइल्ड केसेस वो लोग होते हैं जिनको अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं, यानी जिन्हें सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम के लक्षण होते हैं और जिनको सांस में दम फूलने की, सांस के तकलीफ की समस्या नाम मात्र की होती है, उन्हें हम माइल्ड कैटेगरी में रखते हैं। और जो लोग मॉडरेट कैटेगरी में होते हैं उनको सांस लेने का जो रफ्तार है यानी कि रेस्पिरेटरी रेट है वो मोर देन 24 पर मिनट होते हैं और उनका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है यानी कि SpO2 जो है उनका 90% से कम होता है। ऐसे केसेस को हम लोग मॉडरेट कैटेगरी में रखते हैं। और आप जानते हैं कि जो लोग सीवियर बीमारी से ग्रसित हैं यानी कि जिनके सीवियर लक्षण हैं, वो उनके सांसों की रफ्तार यानी रेस्पिरेटरी रेट इट इज मोर देन 30 से ज्यादा उनके सांसों की रफ्तार होती है और उनका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है यानी कि SpO2 लेवल है वो 90 से कम होता है। 90% से कम SpO2 लेकर के आने वाले मरीज जिनके सांसों की रफ्तार 30 से ज्यादा है वो सीवियर कैटेगरी में है। उनको दम फूलते हैं, वो सांस लेने में बहुत तकलीफ महसूस करते हैं, छाती में वो दबाव या फिर जकड़न सी महसूस करते हैं। तो ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर लोगों को पहचान पाना ये अति आवश्यक है और ये जरूरी है कि हम उनको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उनको हम पहचानने की कोशिश करें, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। कोविड केयर सेंटर या फिर डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर हॉस्पिटल में पहुंचने वाले तमाम मरीजों को इमीडिएटली बिना समय गवाए उन्हें असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। विशेष करके SpO2 देखना यानी कि उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो लेवल है वो देखना बहुत जरूरी है। इसके लिए सभी अस्पतालों में पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था होती है। पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से हम उनका SpO2 लेवल देख सकते हैं और हम उनके पल्स देख सकते हैं। साथ ही उनको सांस लेने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं इसका भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं और उस आधार पर हम अस्पताल में भर्ती करने वाले मरीजों को एक क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग अलग रूम में उनको रख सकते हैं। जिला लेवल पे होने वाले मुश्किलों में से एक बड़ी मुश्किल है कि किसको कहां रखा जाए, किसको कितना ऑक्सीजन दिया जाए। तो एक SOP के तहत मेरा मानना है कि जो मरीज अस्पतालों में सर्दी, खांसी, जुकाम लेकर के आ रहे हैं और जिनका SpO2 93% से ज्यादा है, उन्हें किसी भी प्रकार का हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, उनको एश्योरेंस की आवश्यकता है और उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि सर्दी, खांसी, जुकाम होने पे पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंकोविट इतना उनके लिए पर्याप्त है। यदि बहुत एंटीबायोटिक जोड़ना हम लोग चाहते हैं तो हम लोग एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन के रूप में हम लोग उनको दे सकते हैं। दूसरे जो मरीज है जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% से कम है, जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनको हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ऐसे मरीज जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से कम है, जिनको खांसी है, तेज बुखार है, उनको तो विशेष रूप से अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। जब मरीज अस्पताल में भर्ती हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा का हमें अनुमान लग जाता है कि ये 90% है, 90 से ऊपर है या फिर 80 है, 85 है, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन की मात्रा देख करके ही हम मरीज की गंभीरता का मूल्यांकन हम लोग कर पाते हैं। साथ में ये बहुत जरूरी है कि हम ये भी अनुमान लगाएं या ये भी जानने की कोशिश करें कि आने वाला मरीज जो अस्पताल में है उनको किसी दूसरे प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं वो डायबिटीज यानी कि मधुमेह के बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, कहीं उनको हाई प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप की समस्या तो नहीं है, किडनी की समस्या तो नहीं है, दूसरे अन्यत्र बीमारियां तो नहीं है, हार्ट से संबंधित कोई दवाइयां तो नहीं ले रहे हैं। इन बीमारियों के बारे में जिसे हम कोमोर्बिडिटीज कहते हैं, उनके बारे में भी बहुत ज्यादा संवेदनशील होकर के उनको देखने की आवश्यकता है। अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों का जब हम मूल्यांकन कर लेते हैं, उनका हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर डिजीज के रूप में, तो हमें आवश्यकता होती है कि अब उन्हें हम इलाज किस स्तर का दें,
उन्हें हम क्या क्या दें, कहां से शुरुआत करें। तो जब हमें उनके पूरे क्लिनिकल कंडीशन की, SpO2 की, कोमॉर्बिडिटीज की और बाकी सांसों में कितने तकलीफ है, इन तमाम चीजों की जब हम असेसमेंट से जब हमें पूरा आंकड़ा मिल जाता है, तो हमारे पास मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में बहुत ही लिमिटेड स्टेप्स हैं। आप यहां देखें, एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई, ये फिर वापस हमें एक ऐसा मरीज जिसे 93% SpO2 है या उससे ज्यादा है, उन्हें किसी प्रकार ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। जो 93 से 90 के बीच में उन्हें थोड़े ऑक्सीजन की 4 to 5 लीटर, 3 to 2 लीटर्स ये देने की आवश्यकता है। जो 90 से 80 के बीच में है वो कहीं ना कहीं ज्यादा संकट में है, ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है उनको, उन्हें हम 8 लीटर 10 लीटर ऑक्सीजन देकर के फिर से हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं कि उनका जो SpO2 है वो बढ़ रहा है कि नहीं, वो कंफर्टेबल हो रहे हैं कि नहीं, सांसों की तकलीफ घट रही है कि नहीं, ये सब हमें देखने की आवश्यकता है। तो सबसे प्रथम चीज जो है, जो पहला स्टेप है वो है SpO2 एसेस करके उन्हें एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई करना। यदि ऑक्सीजन देने के बाद में उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन यदि 90-95% है तो हम उनके ऑक्सीजन सप्लाई के रफ्तार को कम कर सकते हैं। और दूसरी बात है, यदि कोई मरीज सेप्सिस यानी इन्फेक्शन के साइन लेकर के, हाई ग्रेड फीवर लेकर के यदि हमारे पास आ रहे हैं और सपोर्टिव जांच कराने के बाद हमें उनके बढ़े हुए काउंट्स मिल रहे, टोटल काउंट्स यदि ल्यूकोसाइट काउंट जिन्हें हम कहते हैं वो बढ़े हुए हैं, तो हम एडिक्वेट एंटीबायोटिक हम उसमें जोड़ सकते हैं। तीसरी बड़ी बात है, हमें जो तय करना है, कोविड पॉजिटिव स्टेटस के साथ आए हुए मरीज जिन्हें सांस में तकलीफ है उनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड जोड़ सकते हैं, और ये हमारे पास डेक्सामेथासोन, ये मेथिलप्रेडनिसोलोन के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। ये हम उनके सिविरिटी को ध्यान में रखते हुए हम ये जोड़ सकते हैं, जो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो उनका मानक डोज है वो हम उनको दे सकते हैं। और चौथी चीज है एंटीकोगुलेंट, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इनोक्साप्रिन, जो अलग अलग स्ट्रेंथ में है। प्री फिल्ड सिरिंज में 60 मिलीग्राम 40 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में हमारे पास है। थेराप्यूटिक डोज में एंटीकोगुलेंट इनोक्सापिरिन हम 60 मिलीग्राम ओडी यानी कि वंस डेली भी हम लोग देते हैं 4 to 5 डेज। और फिर हम प्लाज्मा डिडाइमर यदि हमारे पास उपलब्ध है तो उसको एसेस करके हम देख सकते हैं कि हम किस स्तर पे उनको सहयोग कर पा रहे हैं। और जो और महत्वपूर्ण बातें हैं 5 नंबर की, वो है कोमॉर्बिडिटी। जो मरीज कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में आ रहे हैं उनके दूसरी बीमारियों के बारे में भी अनुमान लगाना, उसका असेसमेंट कर पाना, उससे जुड़ी हुई जांच करा पाना, ये बहुत महत्व। जो मरीज डायबिटीज से ग्रसित है उनका असेसमेंट भी उतना ही जरूरी है। उनका ब्लड शुगर, उनका यूरिन टेस्ट या फिर ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन का असेसमेंट यदि हो सकता है तो उसको भी हमें देखना बहुत आवश्यक है। और तत्काल तौर पर उनके बढ़े हुए शुगर का केयर कर पाना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे पास दवाइयां हैं, यदि हम इंसुलिन दे सकते हैं और फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ग्लूकोमीटर से भी अपने जनरल वार्ड में भी, या फिर हमारा हाई डिपेंडेंसी यूनिट वार्ड है उसमें यदि कर सकते हैं तो ये बहुत ही कारगर होगा। छठी बड़ी महत्वपूर्ण बात है सपोर्टिव थेरेपी, यानी कि मरीजों का जो अस्पताल में पहुंच रहे हैं उनका प्रॉपर हाइड्रेशन। जो मरीज सांस की तकलीफ से हैं, दम फूलने की समस्या से ग्रसित हैं और वो खा नहीं सकते, पी नहीं सकते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे मरीज हमेशा किडनी खराब होने या किडनी इंजरी होने या किडनी की समस्या से ग्रसित होने के शिकार हो सकते हैं। एक ऐसा मरीज जो 24 घंटे से सांस की समस्या से ग्रसित है और प्रचुर मात्रा में पानी नहीं पी पा रहा है, पेशाब की मात्रा भी 24 घंटे में घट गई है, ये मरीज खतरे के निशान पर है। तो एक चिकित्सक होने के नाते, इलाजरत कर्मचारी होने के नाते उनको प्रॉपरली हाइड्रेट करना, उनको हाइड्रेशन मेंटेन करना, यानी कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड उनको देना, ये बहुत जरूरी है। यदि वो मुंह से नहीं पी पा रहे तो उनको आईवी फ्लूइड के द्वारा देना। तीसरी बड़ी बात है न्यूट्रिशन। यदि पेशेंट खाना नहीं समुचित मात्रा में खा रहा है तो हम आईवी फ्लूइड एडिक्वेट दें। हम दूसरे फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, पीने के रूप में दे सकते हैं, सॉफ्ट डाइट के रूप में दे सकते हैं, हाई प्रोटीन लिक्विड के रूप में दे सकते हैं। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण बातें हैं, जो मरीज खांसी, सांस की तकलीफें, छाती की तकलीफें लेकर के आ रहे हैं उनको चेस्ट फिजियोथेरेपी की बहुत जरूरी है। चेस्ट फिजियोथेरेपी, प्रोन ब्रीदिंग, उल्टा लेट करके, पेट के बल से लेट करके गहरी सांस लेना भी कई दफा 2-4% SpO2 को बढ़ा देता है, क्योंकि लंग का एक मेजर वॉल्यूम जो है, जो बैक साइड में है, पोस्टीरियर पार्ट में है, वो एक्सपोज होता है, प्रेशर फ्री होता है, तो वो एडिक्वेट सांस ले सकते हैं और वो पार्ट भी जो गैसियस एक्सचेंज है उसमें पार्टिसिपेट करता है। हम स्टीम इनहेलेशन के लिए प्रमोट करा सकते हैं। साथ में यदि हम वार्ड में या फिर हम आईसीयू में नेबुलाइज नहीं कर सकते हैं तो हम बूडा कोट यानी कि बूडे कोट का हम इनहेलर ले सकते हैं, मीटर डोज इनहेलर। ये फ्रिक्वेंटली हम लोग ले सकते हैं और जो उनके रिक्वायर्ड डोज है 400 मिलीग्राम 2 पफ बीडी, वो भी हम उनको एडवाइस कर सकते हैं।
तो हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल पे, अनुमंडलीय अस्पताल और जिला अस्पताल के लेवल पे मरीजों को क्लासिफाई करके उनका उचित इलाज दे करके, और ये जो एसओपी है, प्रोटोकॉल है, एडिक्वेट ऑक्सीजन, प्रॉपर एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड का उचित मात्रा में इस्तेमाल और एंटीकोगुलेशन का यूज करके, साथ में सपोर्टिव थेरेपी, ये इलाज बहुत ही फिक्स है। इन इलाजों को एक फिक्स्ड और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत शामिल करके मरीजों को काफी मदद की जा सकती है, और 100 में तकरीबन 90 ऐसे मरीज हैं जो माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में हैं। उनकी छोटे अस्पतालों में मदद हो सकती है, पेरिफेरल लेवल पर उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। सभी को आईसीयू की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आईसीयू एक हैवोक है। जो लोगों को आईसीयू की जरूरत है वो सीवियर बीमारी से ग्रसित है, उनको समय गवाए बिना ही इमीडिएटली अस्पताल में पहुंचना चाहिए, और जो उनके लिए उचित प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उनका इलाज होना चाहिए। मुझे विश्वास है, उम्मीद है आप सब ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो पेशेंट असेसमेंट और ट्रायल्स की जो फैसिलिटी है, जो सिस्टम है, इसको आप फॉलो करेंगे, और छोटे छोटे स्तर पर एडिशनल पीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, अनुमंडलीय अस्पताल, जिला अस्पतालों पर इन सारे जो फॉलो अप प्रोटोकॉल्स है, इन सबको अपना करके मरीजों का विशेष ख्याल करके इवैल्यूएशन एंड अगेन री इवैल्यूएशन, ताकि हम उनको अपग्रेड कर सके, टाइमली रिफरल उनको दे सके, या फिर हम उनको डाउन ट्रायल्स करके जब उनका कंडीशन इंप्रूव कर गया है तो उनको हम कम स्तर के या छोटे स्तर के या कम सुविधा वाले वार्डों में भी हम उनको ट्रांसफर करके हमारे जो सीमित संसाधन है उनको हम बचा सकते हैं। उन संसाधनों के दम पर हम दूसरे लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये जो डिस्कशन है ये आपको पसंद आया होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने समय देकर के इस डिस्कशन को सुना। धन्यवाद। साथियों, वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।